गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का ज्ञानकुंज एकेडमी में स्वागत है। तो आज वीडियो नंबर 3 बनाने जा रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन पे। तो केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर का वीडियो नंबर 3। तो इससे पहले आप लोग जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं और जितने भी नए जुड़ रहे हैं सभी मेरे वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट बॉक्स में अपना नाम और पता जरूर लिखेंगे, ठीक है ना। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं और जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हमसे जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही फेसबुक आईडी पे भी मेरा यही ज्ञानकुंज एकेडमी नाम से होगा और आप लोग अधिक से अधिक शेयर करेंगे दोस्तों के बीच, क्योंकि लॉकडाउन की मामला जो है और ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो हम लोग यूट्यूब पर ही पढ़ाई कर लेंगे, कोर्स कंप्लीट कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को समझेंगे। चैप्टर वही है केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स का ही हम लोग टॉपिक को आगे पढ़ रहे हैं। तो हम यहां पे देख रहे हैं क्या, वीडियोस नंबर 3। आपको टेंशन नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहां पे पढ़ेंगे आज रेट ऑफ रिएक्शन। क्या पढ़ने वाले हैं? रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन इन स्मॉल आर। ध्यान से देखेंगे, इसका हिंदी होता है अभिक्रिया की दर। दोस्तों आपको ध्यान से देखना है, एकदम इजी तरीके से आपको समझाएंगे, किसी भी प्रकार का परेशानी नहीं होगा। और आप लोगों को अगर किसी भी प्रकार का परेशानी हो रही है वीडियोस को देखने में या फिर कमेंट करने में, तो आप हम मेरा व्हाट्सएप नंबर पे कमेंट कर सकते हैं, आप हमको मैसेज कर सकते हैं, ठीक है ना। आपको एकदम जरूर जवाब दिया जाएगा एकदम, और व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको जोड़ लिया जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को समझने से पहले ध्यान से देखेंगे कि मान लेते हैं कि A प्लस बी, ठीक है ना, A प्लस बी। अब आप 9th में भी पढ़े होंगे, 10th में भी पढ़े होंगे और आपको हम 11th में भी पढ़ाए होंगे कि लेफ्ट साइड जितने भी होते हैं सबका सब रिएक्टेंट होते हैं। क्या होते हैं? रिएक्टेंट होते हैं, ठीक है, रिएक्टेंट होते हैं। हम हिंदी भी लिखेंगे अभिकारक। क्या होते हैं? अभिकारक, ठीक है। तो ये रिएक्टेंट जब अपने आप को डिकम्पोज करता है, यानी विघटन करता है, तो कोई ना कोई एक प्रोडक्ट बनता है। मान लेंगे कि प्रोडक्ट क्या बन गया? C प्लस डी। तो ये क्या बन गया? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? प्रतिफल या उत्पाद, ठीक है ना, उत्पाद। उत्पाद बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब क्या होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन को समझना है कि रेट ऑफ रिएक्शन में रिएक्टेंट का जो सांद्रण होता है, जो कंसंट्रेशन होता है, वो क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है। क्या होता है? डिक्रीज होता है ना। डिक्रीज होना मतलब कि घटना। क्या होता है? घट जाती है। क्या होती है? घटती है, घटती है, ठीक है। अब यहां क्या होता है कि ध्यान से देखेंगे कि जब कोई रिएक्टेंट अपने आप को डिकम्पोज किया तो उसका सांद्रण में क्या आया? कमी आया। क्या आया? कमी आया। तो ऑटोमेटिकली है कि जो प्रोडक्ट है उसका जो सांद्रण होगा, उसका जो सांद्रण होगा मतलब कंसंट्रेशन होगा, वो क्या होगा? इंक्रीज होगा। क्या होगा? इंक्रीज होगा, है ना। क्या होगा? इंक्रीज होगा। मतलब क्या होगा? वृद्धि होगा। क्या होगा? वृद्धि होगा, ठीक है। तो इसी चीज को समझने के लिए हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को समझेंगे। किसको समझेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन को समझेंगे। ध्यान से देखिएगा कि रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर, मतलब कि कोई रिएक्टेंट
कोई रिएक्टेंट अपने आप को डिकम्पोज करता है तो प्रोडक्ट बनता है, और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, तो प्रोडक्ट का क्या होगा, कंसंट्रेशन तो इंक्रीज होता है। इससे हमको एक बात का पता चल गया है कि रिएक्टेंट की खर्च होने की दर, ध्यान से सुनेंगे कि रिएक्टेंट को खर्च होने की जो दर है वो प्रोडक्ट के बनने की दर के क्या है, समान है। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसी को हम आगे समझेंगे, तो आप लोग यहां तक नोट डाउन करेंगे, फिर आगे हम लोग चलेंगे। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन करेंगे, वीडियो को पॉज करके आपको नोट डाउन करना है। चलिए, कर रहे होंगे उम्मीद है मुझे। वीडियो को पॉज कीजिए और आप लोग लिखना प्रारंभ करेंगे। ओके, चलिए। अब हम लोग समझते हैं यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा यहाँ पे कि अतः किसी रासायनिक अभिक्रिया में रिएक्टेंट का खर्च होने की दर तथा उसी अभिक्रिया में प्रोडक्ट के बनने की दर क्या होता है, समान होते हैं। समझ में आ गया? यानी ये जो रेट ऑफ जो रिएक्शन है, जो रिएक्टेंट में जो खर्च हुआ और जो प्रोडक्ट में जो बना, वो दोनों का जो दर है, वो दोनों का दर क्या होता है, समान हो जाता है, बराबर हो जाता है। आप लोग यहां तक नोट डाउन करेंगे जल्दी से। अब हम लोगों को आगे समझना है कि इसका परिभाषा क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन का परिभाषा क्या होगा। तो अब बताइएगा आप कि ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में ही कुछ ना कुछ चेंज आई है। रिएक्टेंट घटा है तो प्रोडक्ट बढ़ा है, रिएक्टेंट अपने आप को डिक्रीज करता है तो प्रोडक्ट इंक्रीज करता है। तो अब ये डिक्रीज और इंक्रीज का जो मामला है, इसके बीच कुछ ना कुछ टाइम जरूर लगता है। क्या लगता है, टाइम जरूर लगता है। तो हम समय के अनुसार ही हम इसका परिभाषा निकालेंगे। ध्यान से देखेंगे परिभाषा, किसका परिभाषा, रेट ऑफ रिएक्शन का। ध्यान से देखेंगे परिभाषा, ठीक है, समझिएगा परिभाषा को एकदम बेहतरीन, एकदम इजी वे में आपको लिखेंगे, एकदम इजी वे में लिखने वाले हैं, है ना। क्या होगा कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के, ऐसे लिखेगा, अभिक्रिया के रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के सांद्रण में इकाई समय में हुई परिवर्तन को रेट ऑफ रिएक्शन यानी स्मॉल आर कहा जाता है। तो अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि परिभाषा जो रेट ऑफ रिएक्शन का है, किसी रासायनिक अभिक्रिया के रिएक्टेंट, है ना, और या प्रोडक्ट के सांद्रण में इकाई समय में हुई परिवर्तन को, किसमें परिवर्तन, सांद्रण में परिवर्तन,
किसमें परिवर्तन? सांद्रण में परिवर्तन। इसका मतलब है या तो सांद्रण घट रहा होगा या तो सांद्रण बढ़ रहा होगा। तो रिएक्टेंट के सांद्रण क्या होता है? घटता है, और प्रोडक्ट का सांद्रण क्या होता है? बढ़ता है। तो आप यहां पर देख रहे हैं क्या कि आप देख रहे थे कि जो रिएक्टेंट था उसका घट रहा था, और जो प्रोडक्ट था उसका क्या हो रहा था? उसका बढ़ रहा था। हम यहाँ पे लिख के समझाए थे डिक्रीज और इंक्रीज। तो अब यहाँ पे छोटा सा चीजें को समझना है बहुत इजी तरीके से। एक हम ग्राफ को लेते हैं और आपको ग्राफ से समझाते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, हम एक ग्राफ को लेते हैं और आपको ग्राफ से समझाते हैं। ग्राफ में अगर हम ये टाइम का ग्राफ ले लिए, किसका ले लिए? टाइम का ले लिए, और यहां पे किसका ले लिए? कंसंट्रेशन का। किसका ले लिए? कंसंट्रेशन का ले लिए, है ना? कंसंट्रेशन का। अब ये क्या है? 0.0 है। तो हम यहां पर क्या देखें? ये कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन क्या हुआ था? अब इस जगह समझाते हैं आपको, ध्यान से देखेंगे कि रिएक्टेंट क्या था? रिएक्टेंट, और दूसरा क्या था? प्रोडक्ट था। क्या था? प्रोडक्ट था। तो आप रिएक्टेंट में क्या देखे थे? डिक्रीज देखे थे। क्या देखे थे? डिक्रीज देखे थे। और प्रोडक्ट में क्या देखे थे? इंक्रीज देखे थे। नहीं तो अब यहां पे समझ में आ रहा होगा कि कुछ ना कुछ टाइम में, कोई ना कोई एक निश्चित टाइम में क्या हो रहा होगा कि रिएक्टेंट जो है, रिएक्टेंट क्या हो रहा होगा? घट रहा होगा। क्या हो रहा होगा? रिएक्टेंट क्या हो रहा होगा? घट रहा होगा। और कुछ ना कुछ समय में जो है प्रोडक्ट में क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है। क्या हो रहा है? प्रोडक्ट में क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है। तो अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन का ग्राफ से समझे तो रिएक्टेंट क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, समय के साथ डिक्रीज हो रहा है। और अगर हम बात करें प्रोडक्ट का, तो प्रोडक्ट क्या हो रहा है? समय के साथ सांद्रण में क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि समय के साथ जो सांद्रण में कमी आ रहा है, हम क्या कहेंगे? उसको रिएक्टेंट कहेंगे। और समय के साथ सांद्रण में जो वृद्धि हो रहा है वो क्या है? प्रोडक्ट है। तो अब यहां पे समझ सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन का अगर हम ग्राफ से समझे तो ग्राफ उसका ये है, ठीक है ना? अब यही ग्राफ से हम फार्मूला को समझेंगे और बहुत इजी तरीके से आगे हम लोग जानेंगे कि आखिर हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे समझेंगे। तो आप ये लिख लिए होंगे, तो ऊपर वाला जो है क्लीन करेंगे। आप लोग जल्दी से इसको वीडियो को पॉज करना है और क्या करना है? लिखना है। तो दोस्तों आपसे एक अनुरोध है कि जितने भी बच्चे घर पे पढ़ रहे हैं वो अच्छे से पूरा वीडियो को देखें और वीडियो को शेयर अधिक से अधिक करें, और कमेंट करके बताएं कि आपको केमिस्ट्री में कहां प्रॉब्लम हो रहा है समझने में, ठीक है ना? तभी तो हम आगे मोटिवेट हो पाएंगे कि बच्चे को क्या जरूरी है और हम आपको क्या दे पा रहे हैं। बोर्ड एग्जाम का आपका पूरा तैयारी हम कराएंगे, ये आपको एकदम जान लेना है। कोई भी समस्या नहीं आने देंगे। अगर लॉकडाउन खुलेगा, लॉकडाउन के बाद भी हम वीडियो पे आते रहेंगे, ठीक है? तो चलिए आप लोग यहाँ तक लिख लिए होंगे, जल्दी से लिखेंगे। वीडियो को पॉज कीजिए, लिखिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। अब यहां पे एक बात आपको समझ में आ गया होगा, आपको एक चीज समझ में आ गया होगा कि ये जो आर रेट ऑफ रिएक्शन, ये किसका है? ये है रेट ऑफ रिएक्शन का ग्राफ है। अगर हम बात करें यहाँ पे कि आर बराबर, अगर बात करें, आपको हम अभी तुरंत समझाए थे कि रिएक्टेंट का जो रेट है, जो खर्च होने का दर है, प्रोडक्ट का बनने का जो दर है, दोनों क्या है? समान है, मतलब कि बराबर है। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या कि समय के साथ क्या हो रहा है?
डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और ये समय के साथ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो अब यहां पे ध्यान से देखेंगे, आप क्या कहेंगे कि डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और बटे आप क्या कहेंगे, चेंज इन टाइम। क्या कहेंगे कि चेंज इन टाइम के अनुसार ये है। अब यहीं पे हम बात कर सकते हैं इसके बराबर क्या हो सकता है। तो आप यहां पे दोनों को, आपको रेट को हम बराबर बोले थे, तो आप इसके बराबर आप क्या बोल सकते हैं कि इंक्रीज इन कंस का मतलब वही कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और बटे क्या हो जाएगा, चेंज इन टाइम, है ना। तो ये वाला फॉर्मूला बनेगा। अब आप यहां पे क्या कर सकते हैं कि R बराबर क्या होगा कि माइनस डेल, है ना, R और बटे क्या हो जाएगा, dt। हम एक एक पॉइंट को आपको समझाएंगे कि डेल का मतलब क्या होता है, ये कैपिटल जो ब्रैकेट है वो कैपिटल ब्रैकेट का मतलब क्या हुआ, R का मतलब क्या हुआ, डेल का मतलब क्या हुआ, T का मतलब क्या हुआ, सबको समझाएंगे। और बराबर क्या हो गया, इंक्रीज का मतलब बढ़ रहा है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव यहाँ पे डेल, यहाँ पे P और बटे यहाँ पे क्या हो गया, डेल T। ये वाला हम लोगों का फॉर्मूला बना। किसका फॉर्मूला बना, रेट ऑफ रिएक्शन का। तो चलिए अब हम एक एक पॉइंट को समझेंगे कि आखिर ये कहां से आया और इसका मीनिंग्स क्या होता है। वो मीनिंग्स को समझने का हम लोग प्रयास करते हैं, ठीक है ना। चलिए तो आप हमको समय दीजिए, ध्यान से देखेंगे, हम एक एक पॉइंट को कंप्लीट कराते हैं कि जहां समझिएगा। पहला प्रॉब्लम आपका होगा कि इसका मतलब क्या होगा, है ना। तो इसका मतलब होता है चेंज। क्या होता है, चेंज। दूसरा आपको समस्या आ रहा होगा कि ये क्या है ना, ये क्या है ना। तो अब देखिएगा, इसका मतलब होता है मतलब कंसंट्रेशन। क्या होता है, कंसंट्रेशन। दूसरा समस्या आ रहा होगा कि R का मतलब क्या होगा, है ना, R का मतलब क्या होगा। तो चलिए आपको समझाते हैं कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या हो गया कि कंस ऑफ रिएक्टेंट, क्या हो गया, कंस ऑफ रिएक्टेंट। अगर हम आपको बोल दें कि ये क्या हो गया, बताइए, तो पूरा एक एक साथ ले रहे हैं, ये क्या हो गया, तो आप कहेंगे कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, है ना। क्या आप बोलेंगे कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, बोलेंगे ना, आप बोलेंगे ही बोलेंगे। अगर हम बातें आपसे करेंगे, अब यहां पे समझिएगा, बहुत इजी तरीके से आपको समझाने वाले हैं कि अगर ये फंक्शन में कहीं भी अगर हमको लिखा है कि रिएक्टेंट 1 और फिर आपको क्या कहा है, रिएक्टेंट 2, अगर हमको इस तरीके से किसी भी सवाल में दिया रहेगा रिएक्टेंट 1 और रिएक्टेंट 2 और हमको पूछेगा कि चेंज इन रिएक्टेंट क्या होगा, इस जगह आपको समझना है कि अगर हमको दिया रहेगा R1 दिया रहेगा, R2 दिया रहेगा और हमको डेल R पूछ रहा है, मतलब कि चेंज इन कंसंट्रेशन पूछ रहा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा फॉर्मूला, यहां पे हो जाएगा R2 और माइनस यहां पे क्या हो जाएगा, ठीक है ना। किसी भी प्रकार का आपको समस्या हो रहा है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है। और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए और आप जो है वीडियो को दोस्तों को भी जो है बहुत ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि मेरा ज्ञानकुंज एकेडमी बहुत ज्यादा आपके बीच घूमे फिरे और लगे बच्चे को कि अब केमिस्ट्री पढ़ना आसान हो चुका है, क्योंकि हम अब YouTube पर पढ़ाएंगे और मेरा ऑफलाइन क्लास भी चल रहा है। आपको किसी वीडियो में अपने स्टूडेंट के साथ आपको लाइव आकर के बताएंगे कि मेरा कोचिंग कहाँ पे है, हमारे पास कितने बच्चे हैं और उसका रिजल्ट क्या क्या हुआ,
ये 2019 का, 2018 का आपको दिखाएंगे और 2020 का रिजल्ट क्या आया, और जो है 2021 का कैसा प्रिपरेशन कर रहा है मेरे स्टूडेंट्स, कितना कौन मेहनत करता है, टॉपर स्टूडेंट्स कौन है, आपको हम सब दिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए, तो अब यहाँ पे क्या है कि अगर आपको R1 दिया है, R2 है, तो चेंज इन कंसंट्रेशन, अब यहाँ पे कहते हैं कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, क्या कहेंगे कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो क्या हो जाएगा R2 माइनस R1। अच्छा, अगर यहाँ पे हमको दे दिया जाए कि P1 और यहाँ क्या कर दे P2 कर दे, तो आपको घबराने का कोई बात नहीं है, और आपको पूछ ले कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो आपको क्या करना है कि आपको करना है P2 और यहाँ पे क्या कर लेना है P1। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम आपको एक चीज और सिखाते हैं, एक चीज और सिखाते हैं कि आप इसका मतलब क्या समझते हैं, समझिएगा, एक एक चीज को समझिएगा, इसका मतलब क्या समझते हैं, बोलिए आप क्या कहेंगे कि सर ये तो आप अभी आप बताए थे कि डेल का मतलब क्या होता है, बताइए कमेंट बॉक्स में। डेल का मतलब चेंज, बहुत बढ़िया। कैपिटल ब्रैकेट का मतलब कंसंट्रेशन, और यहां पे क्या है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, उसके बाद क्या है कि चेंज, तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला आप समझ चुके हैं। तो डेल का मतलब क्या होता है चेंज, और टी का मतलब क्या होता है टाइम। इसका मतलब क्या हो गया कि चेंज इन, हम इधर लिखते हैं, हो सकता है इधर वीडियो कट रहा हो, तो यहां पर डेल टी का मतलब क्या हो गया चेंज इन टाइम, क्या हो गया चेंज इन टाइम हो गया। तो अब यहां पे समझ गए होंगे आप कि चेंज इन टाइम, और यहां भी dt का प्रयोग क्या किए हैं चेंज इन टाइम का किए हैं ना, और डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का प्रयोग किए थे। डिक्रीज का मतलब घटना और इंक्रीज का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे बढ़ रहा है। तो dt का मतलब क्या हुआ कि चेंज इन टाइम। तो अगर आपको dt का फार्मूला समझना है तो क्या हो जाएगा t2 माइनस t1, क्या हो जाएगा t2 माइनस t1। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी कुछ अगला वीडियो में या फिर इसी वीडियो में न्यूमेरिकल जब लेकर के आएंगे तो इसका बहुत ज्यादा काम पड़ेगा, इसका भी काम पड़ेगा, और आपको dt का भी काम पूरा का पूरा पड़ेगा। और आपको ये समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जितने भी न्यूमेरिकल अभी थोड़ा देर में बताने वाले हैं, तो r बराबर आपको पूछेगा, तो आपको हम एक एक चीज को समझाएंगे, धीरे धीरे समझाएंगे। अगर आप लार्ज से समझेंगे, देखिए कोई भी चीज को पहले जो है हम लोगों को बाय कॉन्सेप्ट समझना चाहिए। बाय कॉन्सेप्ट अगर आप एक बार समझ लेते हैं तो आप फिर क्या होते हैं कि बाय ट्रिक से आप बनाने लगते हैं। तो आपको बाय ट्रिक से नहीं करना है, पहले आपको कॉन्सेप्ट से सीखना है। जब आपको कॉन्सेप्ट पूरे अच्छे तरीके से आ जाएंगे तो आपके लिए ट्रिक क्या है, ट्रिक कहां से आती है, कॉन्सेप्ट से ही आती है। तो आपको यहाँ पे ट्रिकी मेथड नहीं लगाना है, आपको बाय कॉन्सेप्ट सीखना है, फिर आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि ट्रिक कैसे बनता है। तो आप लोग यहाँ तक लिखें, हमें उम्मीद है कि आप वीडियो को पॉज करेंगे और आप लिखेंगे। ठीक है, चलिए आप लिखिए, हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, है ना। चलिए वीडियो को पॉज करेंगे, लिखिए वीडियो को। आप सभी को राधे राधे, गुड मॉर्निंग, क्योंकि मॉर्निंग टाइम में पढ़ा रहे हैं। चलिए अब यहाँ पे एक एक पॉइंट को समझना है बहुत इजी तरीके से। अब हम आपको पूछते हैं अब हम आपको पूछ रहे हैं, आप बताएंगे कि माइनस डेल आर बटे डेल टी का मतलब क्या हुआ। दूसरा सवाल आपसे है कि प्लस डेल टी पी का मतलब क्या है। तो कुछ नहीं है, आप समझिएगा
कि ध्यान से देखिएगा, मेरे साथ चलिएगा, ये क्या है, रिएक्टेंट है, पूरा R बराबर है दोनों का दोनों, ये भी R है, ये भी, ये रिएक्टेंट का है और ये प्रोडक्ट का है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप क्या यहाँ पे हमको बताएंगे, आप बोलेंगे सर कि रेट ऑफ डिक्रीज इन कंस ऑफ रिएक्टेंट, है ना, रिएक्टेंट। चलिए आप लोग ये लिख लिए होंगे तो हम इसको थोड़ा सा इरेज करना चाहेंगे। तो अब यहाँ पे समझिएगा कि क्या है कि रेट ऑफ डिक्रीज, आप देख रहे हैं कि रेट जो है जो रिएक्टेंट का है कि रेट ऑफ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो अब यहाँ पे क्या है, यही बता रहे हैं ना, है ना। तो अब यहाँ पे क्या है, ध्यान से देखेंगे, और ये क्या है, ये क्या है, आप बोलेंगे ये है कि रेट ऑफ प्रोडक्ट, क्या है, रेट ऑफ प्रोडक्ट, रेट ऑफ नहीं, प्रोडक्ट आप कैसे, आप बोल सकते हैं रेट ऑफ इंक्रीज, है ना, क्योंकि बढ़ रहा है ना, रेट ऑफ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इसका हिंदी क्या होगा कि अभिकारक के सांद्रण में, अभिकारक के सांद्रण में, है ना, दर में परिवर्तन, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभिकारक के दर में हुई परिवर्तन, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे अब हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, आगे बढ़ेंगे और समझेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे। अब या आप यहाँ पे कह सकते हैं आप हुई परिवर्तन, ये आपको कंफ्यूज नहीं करना है कि सर आप यहाँ पे जो है हुई परिवर्तन लिख दिए, तो आप ये भी लिख सकते हो, आपको घबराना नहीं है, आप लिख सकते हैं अभिकारक के सांद्रण, अभी आप यहाँ पे लिख सकते हैं अभिकारक के सांद्रण है, देखिएगा अभिकारक के सांद्रण में दर की कमी लिख सकते हैं ना। तो आप दर में कमी देख रहे हैं और यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि दर में वृद्धि देख रहे हैं, ये बात को आपको समझना है। यहाँ पे वृद्धि देख रहे हैं, यहाँ पे आप कमी देख रहे हैं, तो आपको घबराने की बात नहीं है। परिवर्तन का मतलब होता है या तो वो बड़ा होगा या तो वो घटा होगा। अगर बात होगी रिएक्टेंट का तो वो डिक्रीज करेगा, अगर होगा प्रोडक्ट का तो वो इंक्रीज होगा। आपको यहाँ पे एक बात हम अभी क्लियर करा देते हैं, है ना, नोट में लिखवा देते हैं। चलिए तो आप ये दोनों को लिखिए और आपको नोट में लिखा देते हैं। चलिए आप लिख लिए होंगे, उम्मीद है मुझे। चलिए आपको हम यहाँ पे समझाते हैं, चलिए लिखाई देते हैं, ज्यादा अच्छा होगा। देखिएगा अब यहाँ पे बात रहा नेगेटिव साइन का और पॉजिटिव साइन का। समझिएगा कि नेगेटिव साइन यह दर्शाता है कि अभिक्रिया के सांद्रण में या ऐसे आप लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखेंगे कि नेगेटिव साइन यह दर्शाता है कि रासायनिक अभिक्रिया के रिएक्टेंट के
रिएक्टेंट के दर में कमी। बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि नेगेटिव साइन यह दर्शाता है कि रासायनिक अभिक्रिया के रिएक्टेंट के दर में कमी। बहुत बढ़िया। तो अब यहाँ पे नोट का NOTE नोट पॉइंट, तो अब यहाँ पे पॉजिटिव साइन क्या दर्शाएगा? तो आप बता सकते हैं कि पॉजिटिव साइन यह दर्शाता है कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रोडक्ट के दर में वृद्धि दर्शा रहा है या नहीं दर्शा रहा है? आप बताइए। आप अभी देखे थे कि डिक्रीज का मतलब माइनस और इंक्रीज का मतलब यहाँ पे प्लस हो रही है। तो डिक्रीज मतलब घटना और इंक्रीज का मतलब बढ़ना। तो हम यहाँ पे एक नोट पॉइंट बना लिए हैं, ऐसे आपको हम समझा चुके थे। तो आप ये नोट पॉइंट भी जरूर लिखिएगा कि नेगेटिव साइन क्या दर्शाएगा? नेगेटिव साइन दर्शाएगा कि अभिक्रिया का जो रिएक्टेंट है उसका दर में क्या होगा? कमी होगा। और पॉजिटिव साइन अगर हम कहीं देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि अभिक्रिया का जो दर है वो दर में क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है। तो चलिए अब आगे हम लोग बातें करेंगे, बाय एग्जांपल से समझेंगे और एग्जांपल बहुत अच्छा लेंगे। अब यहाँ पे आपको समझना है कि एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल के थ्रू समझना है कि पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन को हम लोग कैसे समझ पाते हैं। इसी चीज को अब एक एग्जांपल लेंगे और वहां पे आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का काम होता है। तो अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। क्या लेते हैं? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को। अब यहाँ पे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड क्या है? रिएक्टेंट है। क्या है? रिएक्टेंट है। ठीक है। रिएक्टेंट का मतलब क्या होता है? अभिकारक। क्या होता है? अभिकारक। तो आप यहाँ पे देख रहे हो, क्या समझिएगा कि जब तक कि कोई रिएक्टेंट अपने आप को डिकम्पोज नहीं करेगा, डिकम्पोजिशन नहीं करेगा, तब तक किसी प्रोडक्ट का निर्माण नहीं होगा। तो इसका मतलब कि रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज होता है और जो प्रोडक्ट होता है उसका कंसंट्रेशन क्या होता है? इंक्रीज होता है। इसी चीज को समझना है। आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि अगर हमको यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट बनाना है, मान के चलिए कि आपको प्रोडक्ट जो है शरबत बनाना है। क्या बनाना है? शरबत बनाना है। तो आपको शरबत बनाने के लिए क्या क्या आवश्यकता है? तो आप बोलेंगे पानी, ठीक है। उसके बाद आप बोलेंगे चीनी। तो इसका मतलब जो चीनी है, चीनी अपने आप का जो गुण है वो खो करके वाटर में मिल जाएगा और आपको एक अलग सा फील कराएगा। उसमें चीनी आपको दिखेगा नहीं और वो प्रोडक्ट का नाम चीनी नहीं होगा, वो प्रोडक्ट का नाम क्या हो जाएगा? शरबत होगा। दूसरा अगर हम समझे कि मान के चलिए कि आप चाह रहे हैं कि हम आटा बनाएंगे, ठीक है। तो आटा बनाने के लिए आपको क्या जरूरी है? गेहूं का जरूरी है। तो आप गेहूं लेंगे और आप यहां तक समझ पाएंगे कि जब तक कि गेहूं अपने आप को डिकम्पोज नहीं करेगा, विघटन नहीं करेगा, तब तक आटा का निर्माण नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये रिएक्टेंट है, अपने आप को डिकम्पोज करेगा तो कोई ना कोई प्रोडक्ट बनेगा। तो ये क्या कर रहा है? डिकम्पोज किया है और ये डिकम्पोज करके क्या बनाया? PCl3 और क्या बनाया? Cl2। तो अब ये क्या हो गया? ये हो गया आपका प्रोडक्ट हो गया। मतलब ये क्या हो गया? उत्पाद हो गया या क्या हो गया? ये प्रतिफल हो गया। ठीक है। अब इसी चीज को आपको समझाते हैं हम कि अब यहां पे समझिएगा, पहला समझिएगा कि रेट ऑफ डिकम्पोजिशन है ना, ऑफ रिएक्टेंट। कहने का मतलब हो गया, इसका हिंदी भी लिखेंगे, अभिकारक का विघटन की दर। ध्यान से देखेंगे क्या हो गया? अभिकारक
अभिकारक के विघटन का दर। तो अब विघटन का जो दर है, इसका मतलब ये अपने आप को डिकम्पोज कर रहा है। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे ये जो R बराबर जो फॉर्मूला कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं डिकम्पोजिशन, यानी कि आप क्या कर रहे हैं रिएक्टेंट वाला। तो रिएक्टेंट वाला फॉर्मूला में आप क्या पढ़े थे कि माइनस डेल, और ये क्या पढ़े थे R, और बटे आप क्या पढ़े थे डेल टी। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? बहुत अच्छा से आप समझे थे। तो अब यहाँ पे क्या हो गया कि माइनस, और यहाँ पे क्या हो गया कि डेल, और यहाँ पे क्या हो गया PCl5, और बटे यहाँ पे क्या हो गया डेल टी। हुआ या नहीं हुआ बताइए आप कमेंट बॉक्स में। इसका मतलब सर आप यहाँ पे भी R बराबर रिएक्टेंट का फार्मूला बताए थे और प्रोडक्ट का फार्मूला बताए थे। तो रिएक्टेंट का तो यही घटना हुआ। अब ये जो डिकम्पोजिशन हुआ, ये डिकम्पोजिशन से दो प्रोडक्ट बना, तो दोनों प्रोडक्ट का जो है वो क्या हुआ, वो हो गया कि इंक्रीज हो गया। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो आपको बताए थे, यानी कि अब R बराबर, यानी कहा जाए तो प्रोडक्ट कितना बन गया है, दो प्रोडक्ट बन गया है। इसका मतलब हम आप बोल सकते हैं कि रेट ऑफ फॉर्मेशन, क्या बोल सकते हैं, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ PCl3। तो इसका मतलब क्या है कि PCl के बनने की दर, आप क्या कर सकते हैं इसको हिंदी में, PCl3 के बनने की दर, मतलब कि ये बन रहा है, ये प्रोडक्ट बन रहा है। तो यहाँ पे R बराबर आपको क्या पढ़ाए थे, आपको पढ़ाए थे कि पॉजिटिव, यहाँ पे डेल, और यहाँ पे P, और बटे यहाँ पे क्या हो गया डेल टी। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस करेंगे, यहाँ पे आप डेल करेंगे, और आपका जो है आपका प्रोडक्ट क्या है, पहला प्रोडक्ट है PCl3, और बटे आप क्या कहेंगे डेल टी। कहेंगे कि नहीं कहेंगे, कहेंगे। आप ये समझ रहे हैं ना। अब यहाँ पे क्या है, दूसरा प्रोडक्ट बना है, दूसरा प्रोडक्ट बना है, तो उसका आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि रेट ऑफ फॉर्मेशन, क्या कहेंगे आप, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Cl2। इसका मतलब फिर से आप हिंदी में कहेंगे कि Cl2 के बनने की दर, क्या कहेंगे आप, बनने की दर कहेंगे आप। तो इसका मतलब कि ये इंक्रीज हो रहा है, तो R बराबर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा, और ये क्या हो जाएगा डेल होगा, और P क्या है, P हो जाएगा, और बटे क्या हो जाएगा डेल टी। इसी का वैल्यू को पुट करना है, प्लस यहाँ पे डेल, और P के जगह में क्या हो जाएगा Cl2, और बटे क्या हो जाएगा डेल टी। तो अब यहाँ पे समझिएगा, ये सभी का निचोड़ निकला, इसका सभी का आपको हम पूछ रहे हैं कि इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन, क्या पूछ रहे हैं आपको, रेट ऑफ रिएक्शन। समझिएगा इसी जगह रेट ऑफ रिएक्शन को समझिएगा, यानी आपको क्या पूछ रहा है, R पूछ रहा है। आपको ये समझना है, आप समझ चुके हैं कि जो रिएक्टेंट का जो दर होता है, जो रिएक्टेंट का जो खर्च होने का जो दर है, वो प्रोडक्ट का बनने की दर क्या होता है, समान होता है। आपको पढ़े थे ना कि जो रिएक्टेंट जो खर्चा होता है उसका जो दर है, और जो कोई प्रोडक्ट बनता है, वो जो प्रोडक्ट बनने का जो दर है, दोनों दर क्या होता है, समान होता है। इसका मतलब आपको यहाँ पे पढ़ाए थे कि R बराबर माइनस डेल, उसका R, और बटे क्या पढ़ाए थे डेल टी, फिर पढ़ाए थे आपको बराबर, फिर क्या पढ़ाए थे प्लस, फिर पढ़ाए थे डेल, और क्या पढ़ाए थे कि P, और बटे क्या पढ़ाए थे डेल टी। तो भाई ये रिएक्टेंट से दो प्रोडक्ट बना है ना, तो आप फिर इसके बराबर बोल सकते हैं ना। तो बराबर क्या हो गया कि प्लस, फिर क्या हो गया डेल, और फिर क्या हो गया P, और बटे क्या हो गया डेल टी। इस जगह आपको घबराने की बात नहीं है कि सर आप तो फॉर्मूला तो इतने बताए थे। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको घबराने का कोई दरकार नहीं है, क्योंकि रिएक्टेंट अगर एक है और प्रोडक्ट कितना बना है, दो बना है। तो जब एक रिएक्टेंट से दो प्रोडक्ट बना है, तो एक रिएक्टेंट से जो बना पहला प्रोडक्ट है, तो इसका खर्चा होने की दर और इसका बनने की दर क्या है, बराबर है। तो क्या इसके बराबर ये नहीं है, एकदम है। तो इसका मतलब कि ये रिएक्टेंट की ये भी प्रोडक्ट बराबर है, और ये भी प्रोडक्ट क्या है, बराबर है।
हमको उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे कि रिएक्टेंट का जो खर्च होने का दर है वो प्रोडक्ट का बनने की दर का क्या होता है, बराबर होता है। इसी बात को आपको ध्यान रखना है, बहुत सारा भी एग्जांपल लेंगे। तो अब इसमें क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करते हैं। क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करते हैं। तो चलिए वैल्यू को इस जगह पुट करते हैं, इस जगह हटाते हैं और हम आपको बताते हैं कि वैल्यू को पुट करते हैं। जो जो आप वैल्यू निकाले हैं उसी वैल्यू को पुट कर देते हैं, ठीक है ना। चलिए वैल्यू को पुट करते हैं, समझिएगा। तो अब यहाँ पे क्या है, आर बराबर क्या है कि माइनस तो है, उसके बाद है तो रिएक्टेंट क्या था आपका, रिएक्टेंट क्या था, रिएक्टेंट आपका था PCl5। क्या था, PCl5। तो आप क्या कहेंगे कि PCl5 और बटे आप क्या कहेंगे ΔT। रिएक्टेंट तो आपका यही था ना, तो बताइए ये था ना, तो इसी से कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बना है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा कि प्लस बनेगा, डेल बनेगा और P बनेगा। तो पहला प्रोडक्ट आपका क्या बना था, पहला प्रोडक्ट बना था आपका PCl3। क्या बना था, PCl3। तो आप कहेंगे PCl3 और बटे आप क्या कहेंगे ΔT कहेंगे। फिर बराबर करेंगे, फिर बराबर करेंगे और आपका क्या हो गया कि तीसरा प्रोडक्ट आपका यानी कि दूसरा प्रोडक्ट क्या बन चुका है, आपका बन गया है Cl2। इसका मतलब है फिर से आप प्लस करेंगे और डेल हो गया और यहाँ पे कंसंट्रेशन हो गया, Cl2 हो गया और बटे चेंज इन टाइम। यानी वो जो सवाल था वो सवाल का आंसर इतना आपको बाय कॉन्सेप्ट समझाएं, अगर आप एक बार में समझ जाएंगे सिर्फ ये लिखने के लिए, तो मुझे उम्मीद है कि आप ये डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो अगर आपको रासायनिक अभिक्रिया आता है तो आप उसका रेट ऑफ रिएक्शन इसी तरीके से लिख सकते हो, कोई आपको परेशानी नहीं हो सकता है, ये मेरा दावा है, ठीक है। तो चलिए, तो अब हम आपको समझाते हैं आगे की ओर, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन इसको समझ चुके हैं। चलिए अब हम यहाँ पे बातें करते हैं आपसे, समझिएगा कितना इजी तरीके से कि कॉफिशिएंट वाला बात करते हैं। क्या बात करेंगे कि कॉफिशिएंट वाला, ठीक है। तो कॉफिशिएंट वाला जो बात करेंगे आपको ये चीजें बताएंगे कि कॉफिशिएंट का मतलब होता है गुणांक। आप लोग समझ रहे होंगे कॉफिशिएंट को। और अगर कोई अभिक्रिया में कॉफिशिएंट आ जाता है तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन आप कैसे लिखेंगे, बहुत इजी तरीके से आपको हम बताएंगे। आपको लगेगा कि हाँ केमिस्ट्री कितना इजी है, और सच में केमिस्ट्री इजी है। केमिस्ट्री को आप हार्ड नहीं समझें, है ना। आपको अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए। आपको कोई अगर परेशानी हो रही है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मान के चलिए एक अभिक्रिया लेते हैं, एक अभिक्रिया है कि N2O5 2 यूनिट है। हम अभिक्रिया को आपको देते हैं और वो बन चुका है कि 4NO2 और प्लस बन गया है आपका टोटल का टोटल O2। ये बना हुआ है, ये रिएक्शन है। अब ये रिएक्शन से आपको समझना है, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझना है। आपको हड़बड़ाना नहीं है, आपको घबराना नहीं है, आपको यहाँ पे समझना है। आपको परेशानी आ गया होगा, आपको परेशानी आ गया होगा, हमको ये बात समझ में आ गया। तो ये क्या है, रिएक्शन है। ध्यान से समझिए, इसको हम बताने नहीं जा रहे हैं। पहले आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे और कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद जो है आपको कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट क्या है हम ये आपको बताते हैं कि ये वाला जो है ना डिजिट, ये क्या है, कॉफिशिएंट है। क्या है, कॉफिशिएंट है। मतलब क्या है, ये गुणांक है। क्या है, गुणांक है। तो आपको एक बार समझाते हैं कि अगर किसी भी अभिक्रिया में आपको गुणांक दिख जाए तो आपको घबराने का कोई बात नहीं है, ठीक है। अगर गुणांक है तो उसका रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का दोनों में क्या करना है आपको कि जो गुणांक है वो अभिक्रिया के दर को अगर समान करना है, अगर गुणांक है मेरे पास और दर को समान करना है तो गुणांक को हम लोग जो है डिवाइड में बदल देते हैं, यानी भाग में बदल देते हैं।
जो समझिएगा। आपको यहाँ पे एक हम पहले कॉन्सेप्ट बताएंगे और कॉन्सेप्ट के बाद हम इसी चीजें को लेंगे, ठीक है। तो चलिए इस अभिक्रिया को यहाँ पे लिख देते हैं। अभिक्रिया को आपको नोट डाउन नहीं करना है कि 2N2O5 और यहाँ पे बन गया 4NO2 प्लस O2, तो आपको घबराना नहीं है, है ना, हम बता देंगे, लेकिन आपको यहाँ पे समझ में थोड़ा सा नहीं आ सकता है। तो पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे और कॉन्सेप्ट को समझते हुए और उसको समझना है तो आपको लगेगा कि हाँ कितना इजी है। किसी भी हम अभिक्रिया का रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं, कोई समस्या आपको नहीं आने देंगे। अब समझिए, मान के चलिए कि अब यहां पे समझिएगा ए है, ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये बी है, ठीक है, आपको समझाया, आपको घबराना नहीं है। ये क्या है, सी है, ये सी है, ये डी है और ये क्या है, डी है। समझ में आ गया होगा। आप समझिएगा, यहाँ पे समझना है आपको कि ये क्या है, ये है रिएक्टेंट। क्या है ये, रिएक्टेंट है, मतलब कि अभिकारक है। क्या है, अभिकारक है। अच्छा, तो ये क्या है, ये है हम लोगों का प्रोडक्ट है, मतलब कि ये प्रतिफल है। क्या है, प्रतिफल है। समझना है कि ये क्या है, ए बी सी और डी क्या है, ये कोफिशिएंट है। क्या है, कोफिशिएंट है। आपको हम इसी तरीके से समझाएंगे, है ना, तब आपको समझ में आएगा कि अगर कोफिशिएंट वाला रहेगा तो हम उसको क्या करेंगे। ध्यान से देखिएगा, आपको समझाते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर पहले लिख देते हैं, पहले लिखेंगे, उसके बाद जो है आपको समझाएंगे। कि समझिएगा कि ए एंड बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट। क्या है, कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट है, मतलब कि अभिकारक का गुणनफल है, ठीक है। उसके बाद ए प्लस बी क्या है, ध्यान से देखेंगे, ए प्लस बी क्या है, तो आप बोलेंगे कि सर ये तो रिएक्टेंट है। क्या है, रिएक्टेंट है। उसी प्रकार आपको पूछ रहे हैं कि सी और डी क्या है, आप बोलेंगे कि सर ये है कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट है। क्या है, कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट है, मतलब कि प्रतिफल का गुणांक है। प्रतिफल का क्या है, गुणांक है। तो C प्लस डी क्या है, आप बोलेंगे क्या कि प्रोडक्ट है। क्या है, प्रोडक्ट है। तो अब यहां पे ही समझिएगा आप, एक बात को हम लिखते हैं इस जगह और वो बात पे ही सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, है ना, कि यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में गुणांक रहते हैं तो अभिक्रिया के दर को समान करने के लिए गुणांक से भाग दिया जाता है। गुणांक से क्या दिया जाता है, भाग दिया जाता है। तो अब समझिएगा आप, यहाँ पे अभिक्रिया में अगर गुणांक है, कोफिशिएंट है, तो उसको भाग में बदल दिया जाता है या भाग दिया जाता है। समझना है। अभिक्रिया तो आपके पास ये वाला है, ध्यान से देखेंगे। अब यहाँ पे समझिएगा कि हमको क्या पूछ रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, इसका रेट ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है। आप इसको ध्यान से समझेंगे। ये क्या है, रिएक्टेंट है, और रिएक्टेंट का क्या होता है, माइनस होता है। और ये क्या है, तो ये है आपका कोफिशिएंट। अब देखिए, मार्कर दूसरा लेते हैं, समझाते हैं। ये क्या है आपका, ये है आपका
कॉफिशिएंट है, ठीक है, कॉफिशिएंट है, ये भी कॉफिशिएंट, ये भी कॉफिशिएंट और ये भी कॉफिशिएंट। हम इसको टिक आउट कर देते हैं कि ये क्या है, कॉफिशिएंट है। तो कॉफिशिएंट से हम क्या करते हैं, भाग देते हैं, भाग में बदल देते हैं या भाग देते हैं, तो माइनस तो होगा। अभी आप रिएक्टेंट का पढ़े हैं, माइनस पढ़े हैं, डेल पढ़े हैं, तो क्या हो जाएगा, 1 बाय क्या हो जाएगा, ए। ध्यान से देखिएगा, इस जगह समझिएगा, क्या हो जाएगा, माइनस तो रिएक्टेंट में होगा ही होगा, क्या हो जाएगा, -1 बाय ए, और उसके बाद क्या हो जाएगा, डेल, क्या हो जाएगा, डेल, और रिएक्टेंट में क्या है, तो रिएक्टेंट में क्या हो जाएगा, ए, ठीक है, और बटे क्या हो जाएगा यहाँ पे, डेल टी। कोई समस्या नहीं, समस्या। अब यहाँ पे क्या है, दो रिएक्टेंट है, दोनों बराबर, हम क्या बोल देते हैं, रिएक्टेंट कि खर्च होने की दर और प्रोडक्ट के बनने की दर क्या होता है, समान होता है। तो अब फिर से क्या हो जाएगा, माइनस होगा, उसको ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, 1 बाई बी होगा, क्योंकि कॉफिशिएंट से भाग दिया जाता है। तो अब यहाँ पे फिर क्या हो गया, डेल हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, बी, और यहाँ पे बटे क्या हो जाएगा, डेल टी। क्लियर, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, इक्वल टू होगा, बहुत अच्छा होगा। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये तो प्रोडक्ट है, ये तो क्या है, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो अब यहाँ प्रोडक्ट में क्या होगा, प्लस हो गया, कॉफिशिएंट्स को भाग दे देंगे, तो 1 बाय क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, डेल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी, और बटे यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल टी, क्या हो जाएगा, डेल टी, इक्वल टू, फिर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1 बाय क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल, और यहाँ पे डी, और बटे यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल टी हो जाएगा। मतलब ये हम लोगों का फॉर्मूला बन गया कि अगर कॉफिशिएंट होगा तो आराम से हम इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, अब यहाँ पे क्या हो गया, अगर किसी बच्चे को नहीं दिख रहा है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, आपको दिख जाएगा। देखिएगा, ध्यान से देखेंगे, इसी चीज को यहाँ पे लिख रहे हैं, इसी चीज को यहाँ पे लिख रहे हैं कि r बराबर क्या आ गया कि -1 बाय ए, है ना, डेल ए बटे डेल टी इक्वल टू -1 बाय बी, है ना, बी, और बटे डेल टी इक्वल टू क्या हो रहा है कि +1 बाय सी डेल, यहाँ पे सी बटे डेल टी इक्वल टू +1 बाय डी, है ना, डेल, और यहाँ पे डी, और बटे यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल टी। यानी ये रेट ऑफ रिएक्शन, इसी चीज को यहाँ पे लिखना, हो सकता है उधर वीडियो कट रहा हो। तो इसका मतलब कि कॉफिशिएंट जो होता है, कॉफिशिएंट को आपको याद रखना है कि अभिक्रिया के दर को समान करने के लिए कॉफिशिएंट से भाग दिया जाता है ना। चलिए, तो आपको ये पूरा लिखना है, ये पूरा आप लिखे। अब वो वाला सवाल को हम बनाते हैं, ठीक है। चलिए, पहले आप लिखिए। वीडियो को करना क्या है कि वीडियो जैसे चलाते हैं ना, प्ले करते हैं, तो आपको लगेगा कि अब हमको लिखना चाहिए, तो उसको क्या करना है, पॉज करना है और पूरा लिखना है। चलिए लिखिए, लिखिए आप जल्दी से। चलिए जल्दी जल्दी लिखिएगा आप लोग। अब समझिएगा, अब उसी सवाल को लेते हैं, ठीक है। सवाल को लेते हैं कि 2 यूनिट। अब यहां पे हम क्या कर रहे हैं, ये हमको सवाल दिया है और हमको पूछा है रेट ऑफ रिएक्शन। क्या पूछा है, रेट ऑफ रिएक्शन। क्या करना है, इसका रेट ऑफ रिएक्शन करना है। आपको घबराने का कोई बात नहीं है, आपको समझना है कि बहुत इजी है। ये कॉफिशिएंट है, ये कॉफिशिएंट है। कॉफिशिएंट को हम क्या करेंगे, भाग में बदल देंगे। बोलिए, इसको बाय कॉन्सेप्ट पूरा बनाते हैं एक बार, उसके बाद शॉर्ट बनाएंगे। तो अब यहाँ पे करना क्या है, ये तो रिएक्टेंट है, ये क्या है, ये तो रिएक्टेंट है, और ये क्या है, प्रोडक्ट है। मतलब कि जब एक रिएक्टेंट
अपने आप को डिकम्पोज करेगा तो प्रोडक्ट का निर्माण होता है। रिएक्टेंट एक है, प्रोडक्ट कितना है? 2 है। घबराने का कोई बात नहीं, समझिएगा। समझना है तो पहला हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? रिएक्टेंट कर रहे हैं तो हम यहाँ पे करेंगे कि रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ 2N2O5। अब ये क्या हो गया? अब ये क्या हो गया कि ये तो रिएक्टेंट है तो ये तो क्या होगा? माइनस होगा, ये डेल होगा और यहाँ पे क्या होगा? R और बटे क्या हो जाएगा? डेल टी। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये तो रिएक्टेंट है, लेकिन रिएक्टेंट में ये क्या है? ये है गुणांक। क्या है? गुणांक है। इसी चीज पे आपको ध्यान देना है। तो गुणांक क्या होता है? गुणांक जो है बटे में चेंज हो जाता है। इसका मतलब जो है इसका जो R बराबर निकलेगा वो हो जाएगा -1/2 डेल और यहाँ पे क्या हो जाएगा? N2O5 और बटे क्या हो जाएगा? डेल टी। क्लियर है? क्लियर है? तो आप मेरा वीडियो को लाइक करेंगे और दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि कैसा वीडियो आपको लग रहा है। क्या आपको केमिस्ट्री समझ में आ रही है या आपको भारी लग रहा है ना? चाहे आप जहां भी पढ़ रहे हैं, आप अभी ये घर में बैठ के पढ़िए और आप बोर्ड एग्जाम का तैयारी कीजिए। अब यहाँ पे ये रिएक्टेंट अपने आप को खोया, डिकम्पोज किया तो फॉर्मेशन तो हुआ, यानी कि नंबर 1 क्या हो गया? ध्यान से समझना है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या हो गया? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्या है कि 4NO2 है। बहुत इजी है, ये प्रोडक्ट है तो क्या हो जाएगा? प्लस और ये P और बटे क्या हो जाएगा? डेल टी। लेकिन आपको घबराने की दरकार नहीं है, ये हम कह रहे हैं आपको घबराने का कोई आवश्यकता नहीं है। प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में कॉफिशिएंट है तो कॉफिशिएंट बटे में चल जाएगा, भाग में चला जाएगा तो ये पे क्या हो गया? प्लस क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा, यहाँ पे डेल हो जाएगा, यहाँ पे NO2 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? डेल टी हो जाएगा। क्या था इसमें? क्या था बताइए? कुछ ज्यादा भारी चीज है? नहीं, केमिस्ट्री बहुत इजी है। अब यहाँ पे क्या है? इसमें तो कोई कॉफिशिएंट नहीं है तो नहीं है, तो अब यहाँ पे नंबर 2 क्या हो गया? क्या हो गया कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 है ना? तो अब ये तो प्रोडक्ट का बन रहा है तो प्लस डेल P बटे डेल टी। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया? आप कहेंगे कि प्लस, यहाँ पे कहेंगे डेल, यहाँ पे कहेंगे O2 और यहाँ पे बटे क्या कर देंगे? डेल टी कर देंगे। अब ये इतना तो काम हो गया, लेकिन हमको पूछा क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए आप इतना नहीं भी करेंगे, आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं अगर आप एक बार समझ गए हैं तो। क्या समझ गए हैं कि R बराबर क्या होता है? R बराबर क्या होता है? तो रिएक्टेंट बराबर प्रोडक्ट। तो इसका मतलब है कि माइनस, उसके बाद क्या है कि एक रिएक्टेंट है तो क्या करेंगे? 1/2। तो अब यहाँ पे लिख देते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन यानी R बराबर आपको पूछ रहा है, इसका पूछ रहा है तो R बराबर क्या हो गया कि माइनस क्या हो जाएगा? 1/2 डेल, उसके बाद क्या हो गया? N2O5 और बटे क्या हो गया? डेल टी बराबर हो गया। उसके बाद क्या करेंगे कि प्लस 1/क्या करेंगे? 4, उसके बाद क्या करेंगे? डेल NO2 और बटे क्या कर देंगे? आप कर देंगे डेल टी। फिर करेंगे बराबर, फिर करेंगे यहाँ पे प्लस, कुछ नहीं है, कॉफिशिएंट नहीं है, O2 और बटे आप क्या करेंगे? डेल टी। और आपका आंसर जो है ये वाला आंसर हुआ, यही वाला आंसर हुआ। बताइए कि अगर आप फॉर्मूला को समझ चुके हैं तो इतना बनाना कोई जरूरी नहीं।